ये दोनों साइंटिस्ट अलग-अलग कंट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सेम ईयर। एंड लैपलास जो है, कोई करंट कैरिंग एलिमेंट जो होता है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इस पे काम कर रहे हैं। एनी करंट कैरिंग एलिमेंट, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट, इस पे वो काम कर रहे हैं। और बायोट सावर्ट जो है डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। If any current carrying element produces magnetic field, तो किस डायरेक्शन में होगा, इस पे काम कर रहे हैं दोनों लोग। एंड बोथ ऑफ देम गॉट द रिजल्ट सेपरेटली। बायोट-सावर्ट ने डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका बताया और लैपलास ने उसका मैग्नीट्यूड कैसे इवेलुएट करेंगे वो बताया। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे। प्रिसाइजली बोला जाए तो जो वेक्टर फॉर्म है उसको हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ बोलते हैं, और जो स्केलर फॉर्म है उसको लैपलास लॉ बोलते हैं। मगर दोनों में से किसी के लिए भी यूज कर लीजिए, बुक्स में ऐसा कोई अलग-अलग दिया नहीं है लॉ। रेसनिक-हॉलिडे बुक में ये मेंशन्ड है। सो बायोट-सावर्ट लॉ भी बोल सकते हैं, लैपलास लॉ भी। Due to this small portion of the wire, आइडियल करंट एलिमेंट हुआ। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके लिए इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। सपोज दिस एंगल इज थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड वेक्टर आर, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट है, फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of the current element, directly proportional to the magnitude of current element. Second point इसमें था कि magnetic field at point P is inversely proportional to R square, inversely proportional to R square, जो R current element से given point का distance होता है। तो current element के directly proportional होगा और inversely proportional to R square होगा। और थर्ड पॉइंट है, it is directly proportional to sin theta, where theta is angle between current element and R. Vector R is करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए उसको मिलाने वाला वेक्टर है, वेक्टर आर। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही म्यू नॉट कांस्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10⁻⁻⁷। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, जनरली इस तरह का फॉर्म रहेगा तो इसको हम लोग लैपलास लॉ बोल देते हैं, और वेक्टर फॉर्म में रहता है तो बायोट-सावर्ट लॉ बोलते हैं। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी is mu naught by 4 pi I dl क्रॉस r अपॉन r, ऐसा हो जाए। तो r ऊपर नीचे r कैप यूनिट वेक्टर हो गया और r से मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसा आ गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन डिसाइड करना होगा तो ये dl क्रॉस r से डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा, dl क्रॉस r डिसाइड करेगा। तो गिवन एलिमेंट dl जो था वो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो पॉइंट P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वी कैन राइट इट म्यू नॉट बाई 4 पाई I delta L। dl is a small element and given finite length लेंगे तो डेल्टा एल लेंगे। तो डेल्टा एल क्रॉस आर या dl क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिसाइड होगा। तो dl का डायरेक्शन इधर है, r का डायरेक्शन इधर है, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो दैट इज इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। सिमिलरली इधर के किसी भी पॉइंट पे करेंगे, इधर किसी भी पॉइंट पे करेंगे तो इट विल बी आउटसाइड। तो इस एलिमेंट से लेफ्ट साइड में कहीं भी करेंगे तो इट विल बी आउटसाइड, राइट साइड कहीं भी करेंगे तो इट इज इनटू द प्लेन।
इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होता है μ0I/2r, और इस केस में डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। सपोज हम लोगों ने ये एलिमेंट लिया तो IDL का डायरेक्शन इधर हो गया टेंजेंशियली, और R हो गया ये डायरेक्शन। तो DL को R की तरफ रोटेट करेंगे अगर, दिस इज R, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, दैट इज व्हाई डायरेक्शन इज दिस वन। सिमिलरली है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट था, ये क्लॉकवाइज करंट। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो दे रहा है आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज करंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो दे रहा है दैट इज इनटू द प्लेन। कोई भी जो मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक जाती है, और ये क्लोज लूप में होता है, और इनसाइड द मैग्नेट रिवर्स होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। यहाँ से कोई भी लाइन जाएंगी इस तरह से सर्किल में होती है, सर्कुलर होती है, क्लोज लूप होती है, सर्कुलर नहीं क्लोज लूप। सिमिलरली इधर से कोई लाइन जाएगा ऐसा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा ऐसे जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग करें, अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट इन दिस वे, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है और इसके बैक साइड में साउथ पोल है। सिमिलरली ये क्रॉस बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इनटू द प्लेन ऑफ दिस लूप, तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस करंट कैरिंग लूप के बैक साइड में साउथ पोल है और फ्रंट साइड में नॉर्थ पोल। इस करंट कैरिंग लूप के फ्रंट साइड में साउथ पोल है और बैक साइड में नॉर्थ पोल है। तो कोई भी मैग्नेट एक डाइपोल होता है, तो करंट कैरिंग लूप भी एक डाइपोल का काम करता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ डाइपोल जिसका फ्रंट फेस नॉर्थ पोल है और बैक साइड फेस जो है साउथ पोल। तो current carrying loops, these loops are equivalent to dipole, equivalent to magnetic dipole। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, अब वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। इस रिजल्ट को हम लोग सर्किल वाले रिजल्ट से भी समझ सकते हैं और डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हैं। जब पूरे सर्किल में करंट पास होता है तो 2π रेडियन गिव्स दिस मच मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिट वैल्यू कितना फील्ड देगा, थीटा रेडियन कितना फील्ड देगा, या थीटा डिग्री कितना फील्ड देगा, यूनिटरी मेथड से भी इसको डिराइव करते, कैसे करते हैं वो आपको मालूम रहना चाहिए। तो ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, IDL इस डायरेक्शन में और R इस डायरेक्शन में। IDL क्रॉस R करेंगे तो स्क्रू विल मूव परपेंडिकुलर टू दिस R। अब इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो डीबी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा डीबी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा डीबी कॉस थीटा। देखिए ऐसा आ जाएगा। Now this component will not exist because similar element यहाँ लेंगे तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल। तो हर एलिमेंट का एक करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है जो वर्टिकल को कैंसिल कर देगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस्ट करेगा। तो बस इसी को इंटीग्रेट करने से आपको रिजल्ट आ जाएगा। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, वी जस्ट इंटीग्रेट dB sin थीटा, और ऐसा सिंबल डाल देते हैं, मींस इंटीग्रेटिंग ओवर द होल सरफेस, और dB की वैल्यू बायट सावर्ट लॉ से आ जाएगा। B एट पॉइंट P इंटीग्रल dB इज μ0 IDL μ0 by 4π IDL R स्क्वायर। देखिए μ0 by 4π IDL sin थीटा by R स्क्वायर। साइन थीटा में यहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि आइडियल का डायरेक्शन इधर होता है और आर इधर होता है, तो इसके बीच में ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। आइडियल करंट एलिमेंट और आर के बीच में ये एंगल 90 डिग्री है, वही एंगल होता है, और ये साइन थीटा रह गया। तो इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो आपका फाइनल रिजल्ट इससे आएगा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई को मैंने बाहर कर दिया, म्यू नॉट आई 4 पाई, इंटीग्रल के अंदर रह गया है dl by r square, इसका स्क्वायर r is this one, and sin theta is capital R by r, तो कैपिटल R by r क्यूब होगी। दिस r is also fixed, हर पॉइंट के लिए r सेम है, तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, और dl को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई r आ जाएगा। सारा वैल्यू इसमें डाल देना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब 3/2, क्योंकि रूट है, और ये कैपिटल R यहाँ, और dl बचेगा तो dl का इंटीग्रल 2 पाई r, तो ये देखिए 4 पाई और 2 पाई ये कैंसिल हो जाता है। So final result is magnetic field at point P mu naught I r square upon 2 r square plus x square power 3/2, and direction is right side. This is the magnetic field at point P along the axis of the ring. तो ये डेरिवेशन मुश्किल, देयर इज अ मेटालिक कंडक्टिंग रिंग, मेटालिक रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, उससे करंट आई पास कराया गया। दिस करंट आई विल फ्लो थ्रू दिस, इधर से करंट आया और इधर से करंट आया, फिर वापस चला गया, तो रिंग में करंट इज फ्लोइंग। ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग सिस्टम, ओ पे कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट होगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में ये वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ये एंगल थीटा, इधर से करंट आई, इधर से करंट आई, करंट दो हिस्से में बढ़ जाता है, I1 एंड I2, and this is center O. For any angle theta we take, magnetic field at point O 0 ही आएगा, this is always 0. Reason, magnetic field due to any arc का फॉर्मूला होता है mu naught I by 2r into theta by 2 पाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस आर्क यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, एंड ड्यू टू दिस आर्क मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा यहाँ का जो है ये थीटा ज्यादा है 2 पाई माइनस थीटा। मगर करंट को देखें तो यहाँ रेजिस्टेंस कम है और यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, दिस करंट I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इस आर्क का मैग्नेटिक फील्ड कम होता है मगर ये करंट ज्यादा हो जाता है, थीटा कम है तो करंट ज्यादा हो जाता है, और I इंटू थीटा जो है ये दोनों के लिए, नीचे के लिए और ऊपर के लिए, इट विल बी सेम कांस्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि I1 इंटू थीटा और I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो सेम आ जाता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, म्यू नॉट बाई 2r 2 पाई, आई इंटू थीटा ही वैरी कर सकता है। इसका कारण क्या है, करंट बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम होगा, और हम लोग ये करंट इवेलुएट भी कर सकते हैं। कैसे, ये रिजल्ट आप लोगों को मालूम है कि अगर कहीं से करंट आई जा रहा हो और दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होना हो, इधर R1 है इधर R2 है, इधर करंट I1 है और इधर करंट I2 है, देन फॉर्मूला है I1 इक्वल्स, ये करंट चाहिए तो यहाँ का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट आई। सिमिलरली I2 अगर चाहिए, ये चाहिए तो R1 प्लस R2 इंटू आई, ऐसा होता है, इनवर्स चलता है।
तो इसके रेजिस्टेंस को अगर आप R1 मान लें और इसके रेजिस्टेंस को R2 मान लें और टोटल रेजिस्टेंस को R मान लें, यानी 2 पाई रेडियन का रेजिस्टेंस R है तो थीटा रेडियन का रेजिस्टेंस R1 निकल जाएगा और 2 पाई माइनस थीटा रेडियन का रेजिस्टेंस R2 निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ R। तो दोनों रेजिस्टेंस, दोनों पोर्शन का, पूरे रिंग का रेजिस्टेंस अगर आप R0 मान लें, पूरे रिंग का रेजिस्टेंस ऑफ रिंग अगर R0 मान लें, तो ये जो लेंथ है कैपिटल R इंटू थीटा, इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा और ये जो लेंथ है पूरा R 2 पाई माइनस थीटा इंटू R, इसका भी रेजिस्टेंस निकल जाएगा। दोनों करंट निकल गया, दोनों एंगल मालूम है, तो दोनों का अलग अलग फील्ड, इस पोर्शन का फील्ड आउटवर्ड होगा और इस पोर्शन का फील्ड इनवर्ड होगा। जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है और डायरेक्शन जस्ट रिवर्स आ रहा है। तो अगर आपने पहले से कैलकुलेट किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू मस्ट वेरीफाई कि b ड्यू टू थीटा आर्क एंड b ड्यू टू 2 पाई माइनस थीटा आर्क, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर आ जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको कैलकुलेट करके जरूर। क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, ये दोनों डायग्राम जो दिख रहा है आपको ए और बी, दोनों में एक मेटालिक स्प्रिंग, both the springs are same, this is conducting spring, यानी करंट पास होगा इस कंडक्टिंग स्प्रिंग है, both the springs are conducting और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ है कि इनिशियली होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, स्विचेस आर ओपन, स्विच को जस्ट ऑन किया मोमेंटरीली और तुरंत फिर ओपन कर दिया, सर्किट क्लोज किया, सर्किट ऑन किया और फिर ब्रेक कर दिया। तो मास एम अपनी पोजीशन से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या वहीं पे रहेगा, और अगर ऊपर या नीचे जाता है तो मोशन किस तरीके का होगा ये आपको जस्टिफाई करना। इसमें क्या आइडिया लगाना है, देखिए अगर ऐसा दो सर्कुलर करंट आपको दे दिया जाए, सपोज यहाँ करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, जैसे यहाँ करंट इधर से आएगा ऐसे और ये क्लॉकवाइज आने लगेगा करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज। यहाँ से करंट जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से करंट आई जाएगा और ऐसे आने के बाद इट विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ क्या होगा, करंट इधर से आएगा ऐसे और यहाँ से होके करंट जाएगा ऐसे, हियर इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर से देखें तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, एंड दिस ऑल आर सर्कुलर पार्ट, स्प्रिंग का सारा हिस्सा सर्कुलर होता है विथ सम सेपरेशन। तो अगर इससे करंट जाने लगे, कितनी भी देर के लिए जाए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही क्यों ना जाए, अगर ऐसा होता है तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो कोई भी सर्कुलर करंट एक डाइपोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ, यानी ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल। एनी सर्कुलर करंट इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। यहाँ क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड, यानी यहाँ साउथ और इसके नीचे नॉर्थ, ऊपर में साउथ और नीचे में नॉर्थ पोल। तो आप ये समझिए कि इस केस में जो क्लॉकवाइज है, साउथ नॉर्थ का अल्टरनेट पैटर्न बन जाएगा इस पूरे स्प्रिंग में, ऊपर से नीचे तक साउथ नॉर्थ, ऊपर में साउथ नीचे में नॉर्थ, और यहाँ उल्टा होगा, यहाँ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिंग के हर रिंग के ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, ऐसा अल्टरनेट पैटर्न बन जाएगा। इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम में साउथ नॉर्थ ऐसे ऐसे सारा सर्कुलर है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, नीचे वाले रिंग में इधर साउथ नीचे नॉर्थ, तो ये साउथ नॉर्थ अल्टरनेट होने से ये साउथ और इस नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, इस नॉर्थ और इस साउथ में, मतलब हर एक रिंग का फेस नीचे वाले फेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
तो सडनली देयर विल बी, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे आपको दिखेगा कि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। आप लोग सोलेनॉइड पढ़ चुके हैं आगे, तो ये यही तो होता है सोलेनॉइड, स्प्रिंग लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक रहता है। तो सोलेनॉइड में भी आप जैसे ही करंट पास करते हैं ना, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। सेम थिंग विल हैपन हियर, इट विल स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही आप स्विच फिर खोल देंगे, तो चूंकि दोनों मास स्लाइटली मूव्स अप, और जैसे ही स्विच खोल देंगे करंट बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स खत्म, इट विल फॉल डाउन एंड ड्यू टू मोमेंटम इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एसएस। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? जो मैंने पूछा उसका आंसर क्या होगा? इन बोथ द केसेस मास m विल go up momentarily. In both the cases, m will move up, and after that it perform SH. दोनों मास हम लोग को ऊपर जाता हुआ दिखेगा momentarily, and then it will fall down and perform SH.